90 के दशक के मध्य में पहले जब एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों यानी कि एक्सोप्लैनेट की खोज नहीं हुई थी, उस समय तक पृथ्वी जैसे अन्य किसी ग्रह की बात हमें एक कहानी की तरह लगती थी। किंतु आज हम पृथ्वी के अलावा अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले बहुत से एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक हमारे इस ब्रह्मांड में लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए इन ग्रहों में अधिकांश ग्रह बृहस्पति ग्रह की तरह गैस जाइंट प्लैनेट हैं, क्योंकि इन ग्रहों का आकार बड़ा होता है, जिस वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना आसान होता है। और इस समय भी वैज्ञानिक लगातार नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं, जिसमें हमें कई ऐसे ग्रहों का पता चलता है जो अपने पेरेंट्स स्टार के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित होते हैं। और अभी तक वैज्ञानिक बहुत से ऐसे ग्रहों की खोज कर चुके हैं जो अपने पेरेंट्स स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे जा रहे इन हैबिटेबल प्लैनेट्स में कई प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी युवा होते हैं, लेकिन ये ग्रह बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। खोजे जा रहे एक्सोप्लैनेट की संख्या हर साल तेजी से बढ़ रही है, जिससे वैज्ञानिकों को लगता है कि अकेले केवल हमारी आकाश गंगा में ही बिलियंस की संख्या में ऐसे रॉकी प्लैनेट मौजूद हो सकते हैं। 7 मार्च 2009 को नासा के द्वारा केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से केवल एक्सोप्लैनेट की खोज करने और उसकी जानकारी जुटाने के लिए समर्पित है। इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट की खोज कई प्राइवेट कंपनियां और अन्य देशों की स्पेस एजेंसियां भी कर रही हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वे अभी तक ब्रह्मांड के किसी अन्य पिंड पर सत्यापित रूप से जीवन की तलाश नहीं कर सके हैं, जिससे ये लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन दुर्लभ है। और निश्चित रूप से यदि हम बात करें पृथ्वी जैसे जीवन की, तो यह और भी दुर्लभ हो जाता है। ब्रह्मांड के इस विशाल आकार को देखकर और जीवन के विकास के लिए कुछ आवश्यक मूलभूत सामग्रियों की समानता के कारण हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन जरूर होना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच इन एक्सोप्लैनेट का अस्तित्व सैकड़ों सालों से माना जाता रहा है, लेकिन इन दावों का समर्थन करने के लिए हमारे पास 1990 के दशक तक कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि एक्सोप्लैनेट हमसे बहुत दूर होते हैं, जिस वजह से इन ग्रहों का पता लगाने के लिए बहुत ही उन्नत तकनीकी और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब बाद में हमारी तकनीकी विकसित हुई, तो उसके बाद सन 1992 में वैज्ञानिकों के द्वारा पहले एक्सोप्लैनेट की खोज हुई, जो हमसे लगभग 1000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक पल्सर तारे की परिक्रमा कर रहा था। किंतु वैज्ञानिक इस एक्सोप्लैनेट के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। उसके बाद सन 1995 में वैज्ञानिकों के द्वारा एक एक्सोप्लैनेट की पहली बार पूरी तरह से निश्चित पहचान की पुष्टि हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से कंफर्म किया। और इसी खोज के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया युग अस्तित्व में आया। हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में किसी अन्य एक्सोप्लैनेट की खोज करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपनी परिक्रमा करने वाले तारों की तुलना में कई गुना अधिक छोटे और मंद होते हैं। उदाहरण के लिए आप हमारी पृथ्वी को देख सकते हैं, जो अपनी पेरेंट्स स्टार यानी कि हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ही छोटी है। आप सब जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा छोटी है कि हमारे सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती हैं। ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी एक्सोप्लैनेट के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, और इन्हीं सभी कारणों से शायद ही कभी किसी ग्रह का डायरेक्ट पता लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सोप्लैनेट्स को डायरेक्ट भी देखा है, लेकिन देखे गए सभी एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बृहस्पति ग्रह से भी बड़े हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स का पता लगाने के लिए पारगमन विधि यानी कि ट्रांजिट मेथड का उपयोग करता है, और यह अब तक का सबसे सफल तरीका साबित हुआ है। नासा के द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया और 2018 तक अपने मिशन को पूरा करने तक केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने ट्रांजिट मेथड का उपयोग करते हुए एक्सोप्लैनेट की खोज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अकेले केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने सिग्नस तारामंडल में 5,30,000 तारों का ऑब्जर्वेशन किया। इस दौरान उसने 2600 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट के होने का पता लगाया। इतनी अधिक मात्रा में एक्सोप्लैनेट के मिलने से हमें पता चला कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल के ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रहों में बहुत अधिक विविधता है, और हमारे सौरमंडल में जितने प्रकार के ग्रह मौजूद हैं, उनकी तुलना में ये एक्सोप्लैनेट्स काफी भिन्न और अलग प्रजाति के हैं।
हालांकि इसमें से बहुत से ग्रहों का गुण सोलर सिस्टम के प्लैनेट के कई गुण से मेल खाते हैं। द ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड एक्सोप्लैनेट को खोजने की बहुत ही पुरानी विधि है। दरअसल इस विधि के अनुसार जब कोई ग्रह अपने स्टार की परिक्रमा कर रहा होता है तो उस दौरान वह उसके सामने से गुजरता है, और जब कभी ऐसा होता है तो उस सितारे से आने वाले प्रकाश में कमी आ जाती है, जिससे वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि सितारे का चक्कर कोई ग्रह लगा रहा है। दरअसल इस विधि में एक एक्सोप्लैनेट के परिवर्तन से जुड़ी चमक में पीरियोडिक कमी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नियमित रूप से तारे की चमक को समय समय पर मापते रहते हैं। और आने वाले प्रकाश में परिवर्तन तब होता है जब कोई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करने के दौरान उसके सामने से गुजरता है। तारे से आने वाले प्रकाश में परिवर्तन के दौरान उससे आने वाले प्रकाश में बहुत ही कम कमी आती है, जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस तारे पर टेलीस्कोप के द्वारा अपनी मजबूत नजर बनाए रखनी पड़ती है। इन तारों से आने वाले प्रकाश में कितनी मात्रा में कमी आती है, इसे आप नीचे के उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि हमारे सूर्य के आकार के तारे, जिसका डायमीटर 1392.7000 किलोमीटर के सामने से यदि कोई ग्रह गुजरता है जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के जितना है, तो उस ग्रह के कारण तारे के प्रकाश की चमक में लगभग 1% की स्पष्ट कमी आएगी। किंतु यदि पृथ्वी के आकार का कोई ग्रह गुजरता है तो तारे से आने वाले प्रकाश में केवल 0.001% ही कमी आएगी। यानी कि ग्रह जितना छोटा होगा, तारे से आने वाले प्रकाश में कमी उतनी ही कम होगी, जिसका पता वैज्ञानिकों को बहुत जल्द नहीं लगता है और इसमें उन्हें कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह विधि ग्रह के आकार के साथ साथ उस ग्रह के अपने तारे की परिक्रमा करने में लगने वाले समय पर भी निर्भर करती है। उस ग्रह को अपने तारे की परिक्रमा करने में जितना ही अधिक समय लगेगा, उस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को उतनी ही जल्द पता चल जाता है। और वहीं यदि परिक्रमा करने में लगने वाला समय कम होता है तो वैज्ञानिकों को काफी अधिक समय के बाद उस ग्रह के बारे में पता चलता है। इसमें उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उन्हें डिटेक्ट करना वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है। कई बार ये कमी पता भी नहीं चलती है। ट्रांजिट मेथड के द्वारा 1999 में वैज्ञानिकों ने HD 209458b एक्सोप्लैनेट के होने का पता लगाया और उसके बाद फिर 2003 में इसी विधि का उपयोग करते हुए OGLE TR 56b प्लैनेट की खोज की। ट्रांजिट मेथड के द्वारा जब किसी एक्सोप्लैनेट की खोज होती है तो हम उस प्लैनेट के आकार और उसके पेरेंट्स स्टार से दूरी की गणना कर सकते हैं। हालांकि कई बार यदि स्टार के सामने से कोई बड़ा डस्ट क्लाउड या अन्य कोई चीज भी गुजरती है तो इस वजह से भी उस तारे से आने वाले प्रकाश में कमी होती है, जिस वजह से उसे भी हम प्लैनेट ही समझ लेते हैं और इस वजह से इस मेथड में हमें पुष्टि की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के जैसे अन्य किसी ग्रह की खोज करने का अर्थ है एक ऐसे ग्रह की खोज करना जो जीवन के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुकूल हो, जीवन के लिए उपयुक्त सभी तत्व और गुण उस ग्रह पर मौजूद हों और हम उस ग्रह पर न्यूनतम या बिना किसी अन्य आवश्यकता के निवास कर सकें। इसका मतलब ये है कि ऐसा ग्रह जो अपने सौरमंडल के हैबिटेबल जोन में स्थित हो, जहां यह ग्रह अपने पेरेंट्स स्टार के ना तो बहुत ही करीब हो और ना ही बहुत ही अधिक दूर हो, अर्थात ना तो इस ग्रह पर बहुत ही अधिक गर्मी हो और ना ही बहुत ही अधिक ठंड। और यह ग्रह इतना विशाल होना चाहिए कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगभग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ही बराबर हो, जिससे इस ग्रह पर एक पर्याप्त वातावरण बना रह सकेगा। इस ग्रह का ये वातावरण पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो। इसके अलावा भी अन्य बहुत से गुण हैं जो उस ग्रह में होने चाहिए, जैसे कि पृथ्वी के जैसे किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए पानी का होना बहुत ही जरूरी है और ग्रह के सतह का वायुमंडलीय दबाव और तापमान बिल्कुल पृथ्वी के बराबर ही होना चाहिए, ताकि ग्रह पर मौजूद पानी ठोस, तरल और गैस के रूप में मौजूद रह सके। अन्य चीजें जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस ग्रह के पास शक्तिशाली पर्याप्त ज्वारीय बलों यानी कि टाइडल फोर्सेस वाला चंद्रमा और इसकी सतह को घातक ब्रह्मांडीय रेडिएशन से बचाने वाला एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और इस ग्रह को भूगर्भीय रूप से सक्रिय रखने के लिए एक गर्म कोर भी मौजूद होना चाहिए। किसी भी ग्रह पर इन आदर्श परिस्थितियों के बिना जीवन कभी भी विकसित नहीं हो सकता और न ही ऐसे ग्रहों पर कभी भी जीवन बसाया जा सकता है। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह बने इसके काफी कम चांसेस हैं, या ऐसे ग्रह ब्रह्मांड में एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं। आज के समय में अगर हमें कोई एक्सोप्लैनेट मिलता है जो पृथ्वी के आकार का है और वह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है, तो हम ये समझ लेते हैं
कि इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है या फिर इस ग्रह पर जीवन बसाया जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में हमारे अपने सौरमंडल में भी हमारे पास शुक्र ग्रह है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, किंतु विभिन्न आंतरिक कारणों के कारण इस ग्रह का वातावरण हमारे सौरमंडल के सबसे प्रतिकूल वातावरण में से एक है। इस ग्रह पर बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें मौजूद हैं और इसका वातावरण बहुत ही डेंस है, जिस वजह से यह सूर्य की गर्मी को बहुत ही अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और बहुत अधिक गर्म हो जाता है। यह दिन और रात दोनों ही समय में काफी गर्म, लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तक गर्म बना रहता है। यह गर्मी इतनी अधिक होती है कि यह शीशे को पिघलाने के लिए भी पर्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी की जैसा जीवन अन्य किसी ग्रह के बजाय उसके चंद्रमा पर भी पनप सकता है। यदि कोई गैस जाइंट प्लैनेट अपने पेरेंट्स स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित होगा तो निश्चित रूप से उस ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता है और न ही जीवन बसाया जा सकता है। लेकिन यदि उस ग्रह के पास एक बड़ा और पर्याप्त चंद्रमा होगा जो अन्य और सभी महत्वपूर्ण मापदंडों को भी पूरा करता होगा, तो यह उपग्रह भी रहने योग्य हो सकता है और उस पर भी जीवन पनप सकता है। एक्सोप्लैनेट्स की तुलना में एक्सोप्लैनेट के चंद्रमाओं का पता लगाना बहुत अधिक कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में हमें किसी एक्सोप्लैनेट का चंद्रमा नहीं मिलेगा। प्लैनेटरी हैबिटेबिलिटी लैबोरेटरी ने अक्टूबर 2016 तक 44 संभावित रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की एक सूची तैयार की और इन 44 में से 10 एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अन्य अपने पेरेंट्स स्टार के काफी नजदीक मौजूद हैं। हालांकि इनमें से कई एक्सोप्लैनेट्स जैसे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, ग्लीज 581c और ग्लीज 667cc एक रेड डॉर्फ स्टार के ऑर्बिट में स्थित हैं और इस प्रकार के सितारे हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत ही अधिक मात्रा में हैं। यह रेड डॉर्फ स्टार हमारे सूर्य के अपेक्षाकृत अलग प्रकार के होते हैं और विशेष रूप से यदि कोई भी ग्रह जो एक रेड डॉर्फ स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित होता है तो बहुत हद तक ये संभावना होती है कि वह ग्रह अपने पेरेंट्स स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड होगा, जिसका अर्थ ये है कि उस ग्रह का एक ही भाग हमेशा सूर्य की तरफ होगा और दूसरा भाग हमेशा सूर्य से दूर होगा। किंतु उसके बावजूद भी ऐसे ग्रहों पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ग्रह का वह हिस्सा जहां रात और दिन दोनों मिलते हैं, वहां का टेम्परेचर हैबिटेबल हो सकता है, जिसमें जीवन पनप सकता है या बसाया जा सकता है। अभी वर्तमान में पृथ्वीवासियों के लिए सबसे आशाजनक उम्मीदवार केपलर 62e है और यह एक ऐसा ग्रह है जिसका स्टार हमारे तारे के समान ही है। ये ग्रह लगभग पृथ्वी से 60% बड़ा है। इस ग्रह के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों को कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि इस आकार के ग्रहों पर पूरी तरह से ढके गहरे समुद्र होने की संभावना होती है। और दूसरा एक और ग्रह है केपलर 452b। ये ग्रह पृथ्वी के व्यास का लगभग 1.5 गुना है और इस ग्रह का सूर्य भी हमारे तारे की तरह ही है, किंतु दुर्भाग्य से ये ग्रह हमसे लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यदि वर्तमान तकनीकी का उपयोग करके वहां तक पहुंचा जाए तो हमें वहां पहुंचने में 26 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। धीरे धीरे वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट के डिटेक्शन के तरीकों में सुधार करते जा रहे हैं और कई अन्य ग्रहों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे ग्रह की सतह की संरचना और वायुमंडलीय स्थितियों के बारे में आवश्यक विशेषताओं का पता लगाने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, जिससे हम मिलने वाले ग्रहों के बारे में ठीक से अनुमान लगा सकेंगे। हाँ, ये बात अभी सच है कि ये खोज अभी छोटे पैमाने पर हो रही है, लेकिन हर महीने हो रहे नए ग्रहों की खोज से ये संभावना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है कि हमें बहुत ही जल्द एक नई पृथ्वी मिलेगी और एक अच्छा परिणाम हमारे सामने होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि किस तरह से वैज्ञानिक ग्रहों का पता लगाते हैं और उन्हें ग्रहों को ढूंढने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन विकसित होती चली जा रही है, जिसका परिणाम ये होगा कि हम बहुत ही जल्द एक नई पृथ्वी को खोज लेंगे जिस पर इंसानी जीवन को बसाया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।